जानते नहीं वो कुछ भी। आप तो समझदार थे, फैसले के 24 घंटे बाद भी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं तैयार थे? नासमझी से हुआ बवाल। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। छात्र संघ चुनाव के परिणाम रद्द क्या हुए? राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरे विश्वविद्यालय को ही अखाड़े में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह को तलाशने की कोशिश किसी ने नहीं की। उन्होंने भी नहीं जिन्हें सियासत का बड़ा तजुर्बा हासिल था। इस तजुर्बे के बाद भी वो सियासत की पहली पाठशाला को हिंसक होने से नहीं रोक पाए। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बवाल, बवाल और सिर्फ बवाल। लेकिन इस बीच किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर वक्त रहते वो कदम उठाते तो ये बवाल हिंसक तकरार में तब्दील नहीं होता। गुरुवार को हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव के परिणाम को रद्द किया तो शुक्रवार को सबकी शामत आ गई। गुट में सब निकले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ भी और दूसरे समर्थक भी। और इस बीच ज्ञानपीठ रणभूमि में तब्दील हो गया। लात घूसों की बरसात हुई, पुलिस के साथ टकरार हुई और पुलिस छात्रों पर बल का इस्तेमाल करती दिखी। लेकिन निपटारे की शुरुआत थोड़ी जल्दी होती तो शायद सुरक्षा को यूं चुनौती नहीं दी जाती। देखिए, जो कोर्ट का डिसीजन आया उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव होने के बाद इस बात पर जो डिसीजन आया है कि साहब आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था, पुलिस वाले ने लिख के दे दिया कि साहब वहां पे लिंग दो कमेटी की सिफारिशें नहीं मानी गई, ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन तय करेगा और आपको उसको रोकना चाहिए था। चुनाव हो गए, चुनाव के बाद रिजल्ट, चुनाव कैंसिल हो जाए और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? पुलिस की चुस्ती देखते बन रही थी, लेकिन छात्रों के तेवर के आगे पौनी साबित हो रही थी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की सक्रियता एक लंबी सुस्ती के बाद दिखी। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि गुरुवार के मामले को शुक्रवार को निपटाया जा रहा था। छात्र संघों के चुनाव समय पे हो ये सुनिश्चित किया था। चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय को करवाने थे, विश्वविद्यालय ने कराए। वो मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में लिंग दे कमेटी को लेके चुनाव रद्द हुआ है। मैं सोचता हूं कि इस न्यायिक फैसले के संबंध में इस प्रकार से छात्रों को रोष व्यक्त नहीं करना चाहिए था। उसके संबंध में आगे के न्यायालय में जाना, उसको अपील में जाना, ये सब कर सकते थे। मुद्दा गर्म हो चुका था, छात्र हिंसक हो चले थे, क्योंकि बात सियासत की पहली पाठशाला की थी। लेकिन जिन्हें सियासत का बड़ा तजुर्बा हासिल था वो सब जानकर भी समझने को तैयार नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रिजेश सिंह, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली और इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद एक तथ्य निकलकर जरूर सामने आ रहा है कि अगर पुलिस चाहती तो आज जयपुर की सड़कों में जो कुछ हुआ इससे टाला जा सकता था। पुलिस शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, तो उसके बाद ही ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ है। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत आज मैं अपने मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी से ही करूंगा। अमिताभ जी, जो कुछ भी जयपुर की सड़कों पर हुआ, शायद अगर पुलिस मुस्तैद होती तो शायद जो कुछ हुआ वो उससे टाला जा सकता था। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक सामान्य समझदारी जो शासन और प्रशासन की होती है ना, उसकी कमी मुझे परिलक्षित होती है। अभी हम एक मिनट के लिए इस बात को पीछे रखें कि आज जो घटना घटी उसमें छात्रों ने ज्यादा उत्पात किया या पुलिस ने ज्यादा सख्ती की। मैं ये कह रहा हूं, ये बात सरकार को मालूम थी, जयपुर के प्रशासन को मालूम थी, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम थी, जयपुर के कलेक्टर और कप्तान को मालूम थी कि बृहस्पतिवार को फैसला आएगा हाईकोर्ट में लिंगो कमेटी के मामले को लेकर कि ये जो इलेक्शन हुआ है स्टूडेंट यूनियन का, यूनिवर्सिटी का, ये परिणाम घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, इसको निरस्त किया जाए। क्या शासन के लिए यह प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वो विश्वविद्यालय में किसी तरह की फैसले के बाद अशांति नहीं हो, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलता? राजस्थान की सरकार ने
जयपुर के प्रशासन ने, विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया। बृहस्पतिवार को परिणाम आ गया। क्या आपने बृहस्पतिवार की रात ये स्थिति में वहां जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी के चारों ओर पुलिस का इतना सशक्त पहरा लगाया क्या कि अगर अगले दिन सुबह कुछ उत्पात हो तो वो संभव नहीं हो पाए? दुनिया भर में ऐसी नजीरें हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, जब बीजेपी के मित्र जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछूंगा। अयोध्या के मामले में एक निर्णय आना था हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश में। उस निर्णय पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। सारे लोग कह रहे थे कि तनाव पैदा होगा, निर्णय कोई भी आए उसका एक सामाजिक ढांचे पर असर पड़ेगा। लेकिन उस समय की बसपा सरकार ने एहतियाती तौर पर इतनी चुस्त व्यवस्था की कि निर्णय आया और किसी ने चू नहीं की। मैं हैरान हूं, सुमन शर्मा आ गई हमारे साथ। ये कैसे मूर्ख किस्म के एसपी और डीएम वहां तैनात है भाई? इनको इतनी समझ नहीं कि निर्णय आएगा तो बवाल भी हो सकता है। अगर इलेक्शन रद्द हुआ तो बवाल अगर हो सकता है तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए गए? मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब अंधेर गर्दी का चलन है, क्या है? लड़कों ने गलत किया, सही किया, अलहदा सवाल है। मूल सवाल है क्या प्रशासन ने उतनी व्यवस्था करके रखी थी कि वहां लड़के असेंबल नहीं हो, बच्चे वहां उत्पात नहीं हो, वहां हिंसा नहीं हो? नहीं की ना। आप आमंत्रित कर रहे थे तनाव को, हिंसा को, या प्रतीक्षा कर रहे थे? सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन दो ही काम कर रहा था, या तो तनाव की प्रतीक्षा कर रहा था या तनाव को आमंत्रित कर रहा था। तो जो आप चाहते थे फिर वो हो गया। आप सरकार ने और प्रशासन ने वो कोई कदम नहीं उठाया जो एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक एलिमेंट्री चीजें हैं। किसी भी तनावपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित इलाके में एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, जो आज नहीं दिखे, कल नहीं दिखे थे, आज नहीं दिखे, इसलिए आज ये स्थिति पैदा हो गई। चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ सुमन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल केसावत साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता नरसिंह किराड़ा साहब हैं एनएसयूआई से, और आशीष चोपड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। आप चारों का स्वागत है। सुमन जी, जो बात अमिताभ जी ने कही, अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहां का पूरी तरह पहले से तैयार होता तो शायद ये घटना नहीं घटित होती, लाठियां नहीं चलती जयपुर की सड़कों पर आज। धर्मराज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्रशासन अलर्ट होता तो ऐसा नहीं होता। और ये प्रथम दृष्टया आप लोग कह सकते हैं, हम लोग सब कह सकते हैं, बाकी लोग भी कह सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन ये थोड़ी चाहता है कि घटना ऐसी हो जिसको सरकार को सफाई देनी पड़े, प्रशासन को सफाई देनी पड़े। जानकारी सभी थी, आप लोग को मालूम है कि अभी स्थानीय निकाय के चुनाव कल संपन्न हुए, उप महापौर, उप सभापति, पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ था। थर्सडे को ये कोर्ट का रिपोर्ट आया। अगर एक दृश्य में अगर एक बात रखूं यहाँ कि छात्रों को पहले से ही रोक दिया जाता तो आप लोग के चैनल पे ये डिबेट हो जाता कि इस राज्य में लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है, कि लोग को अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का भी अधिकार नहीं हुआ, अपना गुस्सा प्रकट करने का भी अधिकार नहीं दिया गया, ये तो बिल्कुल इमरजेंसी हो गया। शायद ऐसा भी एक चर्चा चल जाता आज दिन भर, अगर वहां छावनी बन जाती। ये संभावना किसी को नहीं थी, ना आपको थी ना हमको थी कि छात्र इतने उग्र हो जाएंगे। हो सकता है प्रथम दृष्टया आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंस आपकी फेल हो गई, आपको ये सीआईडी के थ्रू आपको सूचना। सुमन जी, इंटेलिजेंस का मसला नहीं है, इंटेलिजेंस का मसला ही नहीं इसमें। ये तो किसी भी बीडीओ से भी पूछ लो, जो एडमिनिस्ट्रेशन का छोटा करिंदा होता है, ये तो बेसिक एलिमेंट है। अगर कोई निर्णय करना है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आप लोग तो लोक जीवन से जुड़े हुए लोग हो, जानते हो। मान लीजिए किसी व्यस्त इलाके में आपको कब्जा लेना है कहीं, सरकार को, नगर निगम को, तो उस इलाके में एहतियाती तौर पर उसको घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? कि सीधे कब्जा लेने चले जाएंगे, उसके बाद लाठी डंडा चलने दो, 150 मरने दो? ये तो नहीं होता ना। कहीं पहले कॉर्डन ऑफ किया जाता है ना इलाका। मैं ये नहीं समझ पाया, आपकी सरकार को ये पता था निर्णय आना है, निर्णय लिस्टेड होगा, अचानक तो निर्णय आया नहीं होगा, जज साहब की तबीयत आई और निर्णय सुना दिया, लिस्टेड होगा। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने राज्य सरकार को सूचित किया होगा कि हुजूर गुरुवार को लिस्टेड है निर्णय, राइट? इस राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान तीनों जवाबदार है।
बृहस्पतिवार को एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए? मैंने अयोध्या के निर्णय का उदाहरण आपके सामने रख दिया, उससे बड़ा काम तो नहीं था ना? देखिए अमिताभ जी, अयोध्या और ये छात्र संघ का चुनाव एक साथ जोड़ के हम लोग नहीं देख सकते। वो मुद्दा क्या था ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं। छात्र संघ के चुनाव का जो विषय था, ये अगस्त में जब इनका चुनाव हुआ उसके कोर्ट में मामला चला गया। पूर्व कुलपति जो थे यहाँ के वाइस चांसलर, उन्होंने रिपोर्ट करी, कोर्ट ने जब जवाब मांगा तो वो नेगेटिव रिपोर्ट करके गए। उसी रिपोर्ट के आधार पे ये निर्णय हुआ। पर ये सरकार भी नहीं सोच रही थी कि ये छात्र जो पढ़े लिखे सारे हैं इतने उग्र हो जाएंगे। जब कोर्ट का डिसीजन आया तो रास्ता कोई और भी हो सकता था, बातचीत भी हो सकती थी, लेकिन ये लोग तो सीधे सड़क पे आ गए। इस में कोई छात्रों की ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत किया, पर इतना उग्र हो गई थी स्थिति, जो लाठीचार्ज की नौबत आई कि वहां कोई आत्मदाह करने की स्थिति में आ गया, कोई एक दूसरे के सर फोड़ने की स्थिति में आ गया। तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ये लेना पड़ा। अब आप तो ये कह रहे हैं कि पहले से ही छावनी क्यों नहीं बना दिया? सवाल नहीं सुमन जी, अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। मेरा निवेदन दूसरा है। दुनिया भर के उदाहरण देख लीजिए, हर राज्य के उदाहरण देख लीजिए। एहतियाती कदम किसको बोलते हैं? आप मुझे समझा दो, मैं माफी मांग लूंगा। आप समझा दो एहतियाती कदम किसको बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में एहतियाती कदम किसको बोलते हैं? छात्र इतने उग्र हो जाएंगे? नहीं, मुझे ये समझा दीजिए आप। नहीं थी ना मीडिया सुमन शर्मा जी, प्रशासन को थी, सुमन जी, नहीं तो प्रशासन फेल है, सरकार फेल है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, दे दो, आप दे सकते हो सुमन जी। मैं निवेदन, लेकिन सुमन जी मेरा निवेदन ये है मित्र, आप मुझे समझा दो प्रशासन। मैं समझा रही हूं सुनिए ना, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रशासन की भाषा में एहतियाती कदम किसको बोलते हैं, ये मुझे बता दीजिए। प्रशासन ने जो वहां किया इससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति हो सकती थी। प्रशासन की समझदारी से ही बहुत बड़ी फिर गलत हो गया। एहतियाती कदम इससे भी ज्यादा स्थिति थी अगर आपके रिपोर्टर ने बताई होगी स्थिति। मैं तो लगातार लाइव देख रहा था, तक गए सुमन जी, मैं लाइव देख रहा था। खैर मैं शायद आप लोग भी नजर गराए हुए अमिताभ जी। एहतियाती कदम, प्रिवेंटिव मेजर्स घटना घटते समय नहीं लिए जाते, घटना घटने से पहले जो कदम उठाए जाते हैं। नहीं, अगर छात्रों को पहले ही रोक देते, मतलब उनको इकट्ठा नहीं होने देते, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है आप लोग के माध्यम से, छात्रों को बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई। ये आप ही लोग कहते हैं अमिताभ जी? नहीं जी, अगर छात्रों को पहले ही तीतर कर दिया जाता शासन, तो आप लोग ये कहते हैं कि देखो स्वतंत्रता ही खत्म कर रही है शासन, उस स्थिति सरकार तानाशाही अपना रही है। नहीं, उस लोकतंत्र में सब चीज जायज है, आप अच्छी तरह से जानते हो। लोकतंत्र में सिर्फ बोलना जायज नहीं होगा, भी जायज है नहीं। और निपटने के लिए पुलिस ने जो वहां किया वो लोकतंत्र में होता। अगर लापरवाह सरकार होती तो इससे ज्यादा भयानक स्थिति होती। अगर मैं तो ठीक है, आपका अपना परसेप्शन है सुमन जी, आपका परसेप्शन है, मेरा नहीं है सर। मेरा परसेप्शन ये है, देखो आपने पूरा लाइव देखा होगा। नहीं, मेरा परसेप्शन ये है, लोकतंत्र के नाम पर बच्चों के सिर फोड़ दिए जाए उससे बेहतर है एहतियाती कदम उठाए जाते। सिर फोड़े नहीं गए सर, देखिए आप बच्चों वन साइडेड अपना डिसीजन मत दीजिए अमिताभ जी। आपस में फोड़ दिए नहीं गए, आपस में फोड़ दिए, क्या फोड़े नहीं गए। वहां जो सिचुएशन था मॉब का, जब आउट ऑफ कंट्रोल मॉब हो जाती है तो ये सारी स्थितियां होती है। कोई पहली बार अदूरदर्शिता थी प्रशासन की, अदूरदर्शिता थी, आत्मदाह करने की स्थिति हो गई, कोई पेट्रोल पी रहा है, कोई के साथ उस स्थिति में क्या करते हैं? ठीक है सुमन जी, आपकी बात आई, की स्थिति हो जाती है वहां। आपकी बात आई सुमन जी। गोपाल के सावत, मैं वही सवाल, मूल सवाल आज बहस का एक ही है, इससे इतर कोई सवाल नहीं। मेरी रुचि इसमें नहीं कि किसने पेट्रोल पिया और किसने पेट्रोल डाला और किस दरोगा ने किसको मारा, ये मेरी बहस का मुद्दा नहीं। ये दिन भर ये लोग दिखा चुके किसने क्या किया। मेरा सवाल, एहतियाती कदम किसको बोलते हैं? प्रशासन के एहतियाती कदम क्या होते हैं? देखिए अमिताभ जी, इसी सवाल का जवाब दीजिए आज आप इसी पर। बिल्कुल आपके चैनल पे शायद सुमन जी आज इस बात के जवाब नहीं दे पाएंगे। एहतियात के कदम के तौर पर सरकार का और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और हम सब लोग समझदार व्यक्ति होते हैं कि जब कोई चीज के परिणाम आते हैं तो उसके जो एनालिसिस, विश्लेषण करने वाले होते हैं कि ये आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है इसके कल रिएक्शन क्या होंगे। और वहां पर छात्र के अधिकारों का गला घोटा गया है, पहले से ये मालूम था। तो इन लोगों का निश्चित रूप से बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर वाली जो स्थिति आज फैल हुई है, इसमें बिल्कुल प्रशासन और सरकार की बिल्कुल खामी रही है। इनको मानना पड़ेगा। और हर व्यक्ति अपने अधिकार रखने के, सब लोगों को अधिकार दिए हैं इस संविधान में और इस लोकतंत्र में। तो बच्चों के साथ में जो ये कुठाराघात हुआ है, मैं इसका बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी अन्य की भी होती, तो भी हम इस बात को कहते हैं कि छात्रों का आपने इस आंदोलन को
दबाया और वीसी की इन्होंने बात कही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वीसी के ऊपर मानसिक दबाव बना के इस्तीफा गोपाल जी वो विषय बदला, उस विषय में नहीं जाऊंगा गोपाल जी, उस विषय में नहीं जाऊंगा मित्र। मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है, इस हिंसा से बेलाख गुना बेहतर था प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत राजस्थान का प्रशासन वहां 144 लगा देता। बिल्कुल सैकड़ों बार 144 लगती है, बेमतलब के कामों के लिए 144 लगती है। बिल्कुल, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा किया आपने है, हिंसा को आमंत्रित किया। बिल्कुल आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इसके पीछे कई कारण रहे हैं जिनको हम यहां माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। ज्यादा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर फेल हुई है और छात्रों के अधिकारों का हनन हुआ। जिस प्रकार से इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की तरह जो आज छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं, मैं इनको कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि अमिताभ जी, इन लोगों को इतना सोचना चाहिए था, शासन, सरकार, प्रशासन को, कि छात्र हैं जी और छात्र का फैसला जब आता है छात्रों मैं का, अभी उस बहस में नहीं जा रहा। मेरी बहस इतनी, ये एडमिनिस्ट्रेशन का 100% फेल्योर, 144 इसका मुकम्मल उपाय हो सकती थी, जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, उर्दू में एहतियाती व्यवस्थाएं बोलते हैं, इंतजाम बोलते हैं। वो काम हर जगह लागू होते हैं। अरे जरा सा कोई वीआईपी मूवमेंट होता है 44 लगा देते हैं आप। ईद पे लगाते हो, बकरीद पे लगाते हो, मुहर्रम पे लगाते हो, दिवाली पे लगाते हो, दशहरा पे लगाते हो, नानक जयंती पे लगाते हो, गुरु नानक जयंती पे लगाते हो। कहानी 144 लगती है, घर मूली की तरह 144 इस्तेमाल हो रही है, लेकिन यहां नहीं लगाई। अजब तमाशा है भाई, किस बुद्धि का डीएम है जयपुर में और किस बुद्धि का कप्तान है, जिसको इतनी समझ नहीं। हजारों लड़कों के उत्तेजना से जुड़े मसले पर कोर्ट का निर्णय आ रहा है, आप 144 इंपोज नहीं कर रहे। मैंने कई नौकरशाहों से बात की, मैंने कहा भाई क्या है, उन्होंने कहा मूर्खता है भाई, 144 लगा के रखनी चाहिए थी आपको, जब आपको पता था डिसीजन अगर उल्टा आया तो बच्चे आक्रोश व्यक्त करेंगे, पत्थर चलेंगे, ईंटें चलेंगे, डंडे चलेंगे, बम चलेंगे। 144 सामान्य प्रक्रिया है भाई। मैं कहां कह रहा था आप इमरजेंसी लगा दो, मैंने तो कहा नहीं, जो सुमन जी कह रही मेरी मित्र, मैंने कहा 144 तो सामान्य प्रक्रिया है, दिन में 3-3 दफा लगाते हैं कलेक्टर, और लगाते हैं हटाते हैं, लगाते हैं हटाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अगर अधिकारियों की गलती सरकार नहीं देख पाएगी तो सरकार अपनी किरकिरी कराएगी, सुमन जी जान लीजिए। अगर ऐसे बुद्धिमान अधिकारियों के भरोसे सरकार चलेगी तो मेरा प्रणाम ऐसी बुद्धिमान सरकार को और ऐसे महाकाबिल अधिकारियों को। ये नासमझ है, नादान की दोस्ती, जी का जंजाल, ये आपको भी डुबो देंगे, ये जान लीजिए। मैं सरकार में होता तो कलेक्टर और कप्तान दोनों को आज सस्पेंड कर देता। क्या आपको अकल ही नहीं? आपको पता था ना बृहस्पति को निर्णय आ रहा है, बृहस्पति को अगर 1 बजे निर्णय आना था तो 12 बजे से 144 लगनी चाहिए थी, और 2 दिन के लिए लगा देते 144 48 आवर्स के लिए। क्या दिक्कत थी? ना तो आशीष चोपड़ा वहां पेट्रोल लेके जा पाते, ना नरसी किरण जा पाते। क्या होता? 2 ही दिन में गुस्सा ठंडा हो जाता, फिर बातचीत का रास्ता खुल जाता। क्या दिक्कत थी इसमें? इन बच्चों को बुला के मुख्यमंत्री बात कर लेती, लेकिन सड़क पर ये हंगामा हो, हिंसा हो, इसको तो कोई जायज नहीं ठहराएगा ना। इन अधिकारियों का पक्ष मत लीजिए, ये आपकी लुटियों डुबो देंगे। आशीष चोपड़ा, हिंसा क्यों शुरू हुई? अदालत का फैसला अगर आएगा तो अदालत के फैसले पर टिप्पणी करने का तरीका पेट्रोल पीना तो नहीं हो सकता ना। सही है। और मैं इसके साथ पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, ये जान ले। इतनी क्रांतिकारिता मुझे मंजूर नहीं कि अदालत का निर्णय आएगा तो आप पेट्रोल पी के गुस्सा दिखाएंगे। सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाएं, समझ आता है, आप अदालतों के खिलाफ भी गुस्सा दिखाएंगे क्या? आशीष चोपड़ा, आज हमने कोई अदालत के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं दिखाया। जो हल्फनामा जयपुर पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट के अंदर दिया था, उसका गुस्सा आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखा रही थी। हम एक गरीब किसान के बेटे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, और जयपुर पुलिस कमिश्नर हमारे संबंध, हमारे रिश्ते भू माफियाओं से
हिस्ट्री शीटरों से जोड़ते हैं, तो सीधा सीधा इन हम जैसे आम छात्रों को आप एक अपराध में धकेल रहे हैं। अगर हमारे रिश्ते भूमाफियाओं से हैं या किसी एचएस से हैं, तो आपके पास सीबीआई या पुलिस कमिश्नर साहब, आप हमारे ऊपर जांच बिठाइए, और हम अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। हम एक ऐसे संगठन कार्यकर्ता है जो अपने देश के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं, और आप भूमाफियाओं से हमको जोड़ रहे हैं। ये कहां तक सत्य है? जब हाई कोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है, छात्र नेताओं को खड़ा करता है, तो क्यों ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को कटघरे में खड़ा करा? क्यों ना उनसे सवाल जवाब पूछे गए? विश्वविद्यालय प्रशासन ने तो कहा कि अपने हल्फनामे में कि आचार संहिता का पूरा परिसर के अंदर पालन हुआ। विश्वविद्यालय के बाहर क्या होता है, हमको क्या मतलब उससे? पुलिस का काम था, पुलिस प्रशासन काम था, जो गंदगी हो रही थी या कोई लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो पहले से ही अवगत कराती इस चीज से, हम कहीं ना कहीं रोकते। हमारे वीसी साहब ने हमारे साथ कई बार वार्ता करी, हमको साथ बिठाया, हमसे पूछा कि चुनाव किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए। हमने अपने पक्ष तर्क दिए उनको, और उस अनुरूप ही हमारे जो आशीष चोपड़ा एक बात समझ में नहीं आई, आपकी सरकार, आप कभी वसुंधरा जी के पास जाते कहते भाई ये कमिश्नर ठीक नहीं, इसको हटाओ, ये तो घर का मामला था, इसमें ये ईंटे गुम में लाठी डंडे क्यों चला दिए? ये तो घरेलू मामला था। आपकी पार्टी की सरकार थी, आपको जाना चाहिए था मुख्यमंत्री के पास और कहना चाहिए था कमिश्नर गलत है। देखिए, जो जहां तक की पार्टी की बात है, बीजेपी पार्टी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भैया आशीष चोपड़ा जितनी आपकी उम्र है, आपकी बात सही है, आशीष चोपड़ा जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा साल मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए। मुझे ये मत बताओ विद्यार्थी परिषद और भाजपा का रिश्ता क्या है, माफ करो, ये मत बताओ मुझे। वो आपको सही है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती है। हमें अपनी सीमाएं पता है कि हमको कहां तक जाना है, कहां तक बात करनी है। हम अपने जो मुद्दे, अपनी लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है, अपने तक सीमित रखते हैं और आगे तक लड़ते हैं। हम किसी बैसाखी का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। हम युवा हैं, युवाओं की तरह जीना चाहते हैं, युवाओं की तरह लड़ना चाहते हैं और युवाओं की तरह ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आज हमने अगर वो बैसाखी पकड़ ली तो हमारा जो जीवन है आगे का वो अंधकार की बड़ी अच्छी बात है। कल जब चुनाव में बैसाखी पकड़ने आओगे तो मैं फोटो खींच के तुमको दिखाऊंगा भैया, है ना, तब बताऊंगा कि कितने युवा आप इंडिपेंडेंट है, बैसाखी का सहारा नहीं लेते। मैंने गोविंदाचार्य से एबीपी का काम देखा और आज तक देख रहा हूं, छोड़ दो उस बात को। नरसिंह जी, आप सीनियर, आपको ज्यादा पता है, मैं आपको विरोध नहीं कर किसी चीज में, आपकी बात को काटता हूं। ठीक है, आगे आपकी बात दोस्त। नरसिंह जी, ये बवाल सड़क पर क्यों? आपको बात कहनी है, सुप्रीम कोर्ट है, रिवीजन है, उसी सेम बेंच में रिवीजन मांग सकते थे आप, हायर कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन लाठी डंडा बल्लम पेट्रोल पीना, मैं तो समझा ये कोको कोला पी रहे हैं बच्चे, पता लगे तो पेट्रोल पीने लगे, ये सब क्यों भाई? देखिए अमिताभ जी, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि आज भी शुरुआत छात्रों की तरफ से नहीं हुई। आज भी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से, दोनों संगठनों के और पूरे विश्वविद्यालय के छात्र शांतिपूर्ण ढंग से तकरीबन 1.5 घंटे तक आंदोलन वहां करते रहे। ना उन्होंने सड़क को रोका, पुलिस प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। जब पुलिस प्रशासन को लगा कि ये छात्र आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है तो उन्होंने इस पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि छात्रों को खदेड़ा जाए और उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कुछ छात्राओं के सर फूटे, कुछ छात्रों के सर फूटे, तो जाके जो युवा है उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आया। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से भी अच्छा नरसिंह जी, मुझे ये समझाओ, नरसिंह जी आप वहां थे मौके पर? यस सर। हो रहे होंगे, आप नेता है, नेता तो रहते हैं। मुझे ये बताओ गलती पुलिस की कहां पर हुई आपकी नजर में? कहां पुलिस को क्या करना चाहिए था तो ये दृश्य नहीं आज पैदा होता, जो उसने नहीं किया इसलिए दृश्य बन गया। मुझे वो पॉइंट समझाओ, क्या मसला था? सबसे पहली शुरुआत तो जैसे ये क्या करना चाहिए था, पुलिस को क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया? टेल मी। जैसे ही सारे छात्र नेता वहां इकट्ठे हो रहे थे अलग अलग संगठनों के, उन सारे छात्र नेताओं को जैसे ये पूर्व में करते आए हैं, उन छात्र नेताओं को अरेस्ट करके ये लोग अलग अलग ले जाते हैं। अगर इनको लग रहा था कि इनके कंट्रोल में नहीं होंगे छात्र, जाहिर सी बात है कि हजारों छात्रों का भविष्य इस फैसले से जुड़ा हुआ था, तो गुस्सा जायज है, गुस्सा आना है, तो उन छात्रों को वो अलग अलग खदेड़ देते। विश्वविद्यालय कैंपस पर एक ही जगह वो आंदोलन होता है, एक ही जगह आंदोलन होने के जो छात्र इकट्ठे हो रहे थे उन छात्रों को ग्रुप में आप अलग अलग ले जाते, जैसा उन्होंने बाद में किया। लाठीचार्ज ना करके उनको अरेस्ट करते, गिरफ्तार करते। लाठीचार्ज करना यह सरासर सरकार की ओर से इशारा है। ठीक, सुमन जी, मैं ये बात नरसिंह किराड़ के मुंह से कहलाना चाह रहा था, है ना। राजस्थान में तो कभी कभी ऐसा दृश्य आता होगा, मैंने जहां रिपोर्टिंग की दिल्ली में, वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट पर
देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जो सड़क पर उतर नहीं चुका, एक बार नहीं 20 बार। अडवाणी, वाजपेयी जैसे लोग वहां गिरफ्तार होकर थाने गए, ठीक है ना। पुलिस को भी पता है कितनी भीड़ अपने को एकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे ही उतनी भीड़ हुई, हाथ जोड़े, बोले साहब चलिए अंदर थाने में। वहां चाय की व्यवस्था कराई अडवाणी जी के लिए, वाजपेयी जी के लिए, रजिस्टर दस्तखत करा, बस में बैठाला, ये गाड़ी में बैठलवाया, घर छुड़वा दिया, बोले जाओ, भीड़ नहीं जमा होने देते। यही तो प्रशासन का काम है। वहां ये कैसे ड्रामा होता गया, वहां मौके पर मौजूद अधिकारी क्या थे, उनको समझ नहीं थी। ये बेसिक चीज है, हमारे जैसे कम बुद्धि के आदमी को समझ है, लेकिन आपके कमिश्नर और कप्तान को समझ नहीं। क्या जिनकी पढ़ाई इस बात की, ट्रेनिंग ही इस बात की। सुमन जी। जी अमिताभ जी, जी वहाँ जो घटनाक्रम हुआ, अगर आप देखें कि ये आप कह सकते हैं कि ऐसे इन लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया। एक हाँ, सवाल स्वाभाविक मान है। सकती हूँ कि वहाँ आप कहें कि इनको इकट्ठा नहीं होने देते, जी। लेकिन मैंने उसके लिए दूसरा पक्ष आपको पहले बोला है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन फिर वो इकट्ठे हो गए तो उनको तुरंत क्यों नहीं अरेस्ट किया, ये एक सवाल आप मेरे पे बाउंस कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि पुलिस को भी ये अनुमान नहीं था कि छात्र इतने उग्र हो जाएंगे, अपने साथ पेट्रोल लेके आए हैं, आत्मदाह की तैयारी करके आए हैं, ये पुलिस को अनुमान नहीं था। इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि पुलिस को क्यों अनुमान नहीं था। मैं आपका मुकदमा इस तरह कोर्ट के आदेश को लेके कभी भी इस तरह के आंदोलन नहीं हुए हैं। कोर्ट का आदेश हुआ, लोग पढ़े लिखे वर्क कर रहे थे, ये छात्र हैं, ये जानते हैं कि कोर्ट के आदेश के लिए ये लड़ाई संभव नहीं है। इसके लिए दूसरी बात की जा सकती थी, कोर्ट के आदेश में ये लड़ाई थोड़ी होती है कि वहां जाके मुर्दाबाद, जिंदाबाद, आत्मदाह और ये प्रदर्शन कीजिए। उसके लिए दूसरे रास्ते थे, पढ़ा लिखा वर्ग कर रहा था, इसलिए इसका अनुमान हम सब किसी को नहीं था। सुमन जी, एक निवेदन आपसे करूंगा। सुमन जी, एक निवेदन आपसे करूंगा। मैं आप बहुत अदब के साथ आपकी बात से असहमति जता रहा हूं। शासन में आपके यहाँ पता नहीं कैसे लोग भर्ती किए आपने, भाई भगवान जाने क्या करोगे आप। हमने नहीं किया साहब, कहीं से आए हो, वो निपट मूर्ख लोग हैं। आप दरोगा से भी पूछ लो, 30 साल एक सेकंड भाई सुन लो, दरोगा से पूछ लो, होमगार्ड से पूछ लो, सबसे नाजुक कौन सा आंदोलन होता है हैंडल करने का। एक दरोगा को अपने घर बुला के साथ में पूछेगा शाम को अभी जाते वक्त यहां से कि भाई सब तुम्हारे लोगों की लिस्ट में सबसे ज्यादा बवाली आंदोलन कौन सा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, वो कहेंगे जी छात्रों का। ये तो एक थंब रूल है। एक मैं तभी तो कह रहा, आपने नादानों के हाथ में जयपुर दे दिया क्या? ये मरवा देंगे बच्चों को और इनका खून आपको लेकर डूब जाएगा। इस बात को समझिए। इस कमिश्नर का क्या जाएगा, इस कमिश्नर और कलेक्टर का क्या जाएगा? ये यहां नहीं रहेगा, बंजर भूमि विकास में रहेगा, बंजर भूमि विकास में नहीं रहेगा, मछली पालन में रहेगा, ऊंट विकास में रहेगा, कहीं ना कहीं तो नौकरी करेगा ना। आपकी पार्टी डूब जाएगी, ये जान लीजिए। ये जिम्मेदारी आपके पर है, राजनीतिक नेतृत्व पर जिम्मेदारी आती है। अधिकारी तो ट्रांसफर होकर टाटा बाय बाय करके चल जाएगा। ये नरसिंह कराड़ भी आपके खिलाफ कैंपेन करेंगे ना, उस कमिश्नर को तो नहीं ढूंढेंगे जाके। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, बच्चों का आंदोलन, हर आंदोलन में मैंने इतने वर्षों में इतने आंदोलन देखे, सबसे पहले पुलिस के अधिकारी आते हैं, उनके पास लिस्ट होती है कौन कौन लोग इसमें नेता हैं, उनके पास जाते हैं, कहते सर हो गया सर, हो गया। अच्छा चलिए एक बार नारा और लगा लीजिए, चलिए हम खड़े हैं, एक बार नारा और लगा लीजिए। लड़का नारा लगाता, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पुलिस वाला कमर में हाथ डालता है, मुस्कुराता, कहता भाई साहब आप चलिए, हो गया बस। गाड़ी में बैठाते, थाने ले जाते, वह रजिस्टर दस्तखत कराते, चाय पिलाते, घर भिजवा देते। ये पहली बार होता है क्या? हुआ है क्या देश में? ये तस्वीर ऐसी क्यों बनने दी गोपाल जी? जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से देश भर में पुलिस से निपट रही है आंदोलनों से। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस एहतियात के तौर पे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में राजस्थान के अंदर कानून नाम की कहीं पर चीज नहीं है और प्रदेश की राजधानी के अंदर एक मात्र विश्वविद्यालय है। और जब इनको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि ये कल ऐसा फैसला आ चुका है, इसका परिणाम क्या होंगे, और आपने पहले ही इस बात को कह दिया कि सबसे उग्र जो आंदोलन होते हैं वो छात्र आंदोलन होते हैं। आप भी छात्र रहे हैं, हम भी छात्र रहे हैं, कहीं बड़ा नहीं किया होगा, छोटा किया होगा, लेकिन उसके एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन कैसे अलर्ट रहता है
और किस तरीके से धारा 144 लगाई जाती है और समझाइश की जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहां के पुलिस कमिश्नर ने जो रिपोर्ट बना के माननीय उच्च न्यायालय को दी थी, वो छात्रों के हितों में नहीं दी थी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके इस मंच के माध्यम से कि यहाँ के जो डीएम पहले भी विवादों में रहे हैं, और पहले जब इन चीजों के विवादों में रहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय वसुंधरा राजे जी को सोचना चाहिए था कि ये डीएम में पहले भी क्या हुआ है, इन्होंने जहां पर रहे हैं विवादों में इनका जयपुर में भी ये चीज हटा देना चाहिए था। इन्हें इतनी शक्ति नहीं है जो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ और डीएम के खिलाफ कार्रवाई कर सके। एक गोपाल जी, एक बात मेरी समझ में और आई। सुमन जी, एक सीरियल आता है ना सीआईडी, उसमें जो डीसीपी प्रद्युमन है वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा फेमस डायलॉग है उनका। वही मैं आपके शासन के लिए कहूंगा। आज आपने बच्चे भी मारे, लड़के स्टूडेंट और मास्टर भी मारे जयपुर में ही, उन पर भी लाठी चलाई विद्यार्थी मित्र। क्या कर रहे हो भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप लाठी सरकार लेके आए हैं क्या लोकतंत्र में? सिर्फ वो सरकार है क्या? आपने आज मास्टरों को भी लठियाया और बच्चों को भी लठियाया। क्या कर रही है पुलिस? चलिए ये उग्र हो गए, टीचर भी नादान थे, आपने उनको भी मारा है। आज मैंने उनकी भी खबर चलाई, मेरे पास तमाम फोन आए। उन्होंने अमिताभ जी इस मसले को भी बुलेटिन में उठाइए, हमारी पीठ नीली कर दी मार मार के पुलिस ने। क्या हो रहा है? जिसको देखो उसको लाठी लेके हाँक रही है पुलिस। आशीष चोपड़ा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस लोकतांत्रिक अभियानों से निपटने में असफल है? बिल्कुल असफल ही है। सफलता तो मैं कह ही नहीं सकता इस चीज को, जो आज हमारे साथियों के साथ जो इस तरह से व्यवहार हुआ है। मास्टर भी मारे गए, स्टूडेंट भी मारे गए, मास्टर भी मारे गए। उसी जयपुर में मास्टरों की पीठ भी नीली हुई, बच्चों के सिर भी फूटे। भगवान के आशीर्वाद से दोनों प्रतापी काम आज पुलिस ने किए एक ही दिन में। बात तो यह हुई ना, किसको तो गुरु बनाए, किसको शिक्षक बनाए, दोनों ही मारे जाते हैं। रक्षा किसकी कौन करेगा? हम जाए कहां? चलिए ठीक है आशीष, यहां पर एक छोटे ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो आगे दो नेता जो बैठे हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनसे सवाल पूछेंगे इनकी जिम्मेदारी को लेकर, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है, अगर जिम्मेदारी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को निभाई जाती तो शायद स्थिति टल सकती थी। हम बात कर रहे हैं जयपुर की सड़कों में जो पुलिस ने लाठियां बरसाई, क्या इस चीज को रोका जा सकता था? क्योंकि कई छात्रों को चोटें आई हैं, लड़कियां भी उसमें शामिल हैं जिनको चोटें आई हैं। आज मुद्दे पर इसी पर हम बात कर रहे हैं कि क्या पुलिस सतर्क नहीं थी, पुलिस को चीज मालूम नहीं थी कि जब गुरुवार को फैसला आया है तो उसका रिएक्शन शुक्रवार को छात्रों की ओर से दिखाया जाएगा। आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सुमन जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की छात्र इकाई है, कल जब फैसला आया तो एबीवीपी के जो टॉप लीडरशिप है जयपुर के अंदर, आपको उनको फोन करके कहना चाहिए था कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो। ये चीज गोपाल जी भी कर सकते थे, उनकी पार्टी कर सकती थी, एनएसयूआई के नेताओं को फोन करके। आकर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, घटना के बाद ये चर्चा लाजमी है जो आप कर रहे हैं। अगर ये कुछ नहीं होता तो आज ये बातें नहीं होती। कहीं तो मान लीजिए कि कुछ कमी रही जिसके कारण ये परिणाम हुए। लेकिन मैं एक जो बात कहना चाह रही हूँ कि हम लोग चुनाव के दौर में थे। अमिताभ जी, 46 निकायों में चुनाव था। कल उपचुनाव में डिप्टी मेयर और उप सभापति, उप चेयरमैन, ये सब के चुनाव थे। कल पूरा प्रशासन और सरकार लगी हुई थी उस चुनाव में। आप लोग भी जानते हैं, अब इसको भले आप लोग आज इग्नोर कर दो क्योंकि ये बड़ी घटना हो गई। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये कोशिश होती, अगर हम लोग फ्री होते तो जरूर इस बात की गंभीरता के साथ हम लोग ये बात भी करते। चूक तो हुई है, मैं ये पहले प्रथम दृष्टया मैं मानती हूँ कि अगर ये बात हो जाती तो शायद इतना उग्र नहीं होता। लेकिन छात्रों को भी समझना चाहिए कि ये डिसीजन सरकार का नहीं था। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद किसकी करने जा रहे हो? कोर्ट की करने जा रहे हो या सरकार की करने जा रहे हो? सरकार के करने से कोई फायदा होता क्या? कि उनके हाथ में ये था कि वो बच्चे कह रहे हैं कमिश्नर की करने जा रही है। मुद्दा भी ही अमिताभ जी, मैं आपके माध्यम से विषय के लिए सड़क पे विषय ही खत्म हो गया था। चाहता हूँ, इसलिए समझ में नहीं आया कि सड़क पे उतरे क्यों। हम बता रहे हैं ना, मुख्यमंत्री के भी आ सकते थे। सुमन जी, अरे मुख्यमंत्री से जो मास्टर मिलने गए उनकी तो पीठ नीली कर दी आपने। नहीं, उन लोग से बात भी हुई है, वो माने नहीं।
मारा क्यों फिर? मारा क्यों? आप मास्टर को भी मारोगी और बच्चों को भी मारोगी। गृह मंत्री से बात करके आए, लेकिन उनके उस सुमन जी मामला कोर्ट का भी है। सुमन जी, सरकार क्या करेगी कोर्ट के सुमन जी, आप ही बताइए ना। नरसी आपके पास आ रहा है। निर्णय जो आज विद्यार्थी, अरे भाई एक मिनट, हमारी कोर्ट का ही निर्णय ना, इस तरह से गहलोत सरकार हमारी ने मामले को, जिसको भुगत हम लोग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सही करेंगे। लेकिन हर चीज में ऐसा क्यों नहीं हुआ? परिस्थितियां इतनी उलझी हुई हैं, कोर्ट के बारे में आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक है, अब उस पर टिप्पणी करना ना आपके लिए, मैं उसी का उदाहरण दूंगा। सुमन जी, काम करना है उसी परिस्थिति में। सुमन जी, उसी का उदाहरण दूंगा। आप मेरी मित्र हैं, आपके समक्ष कोई भी तर्क रखने से पहले मैं 10 दफे सोचता हूं। दिल्ली में जब संसद का सत्र चलता है, आज से नहीं 24-25 साल से तो मैं देख रहा हूं, संसद भवन पर कूच करने के लिए कम से कम 10-12 आंदोलन ऐसे होते हैं जो हर सत्र में हैं। महिला है कि कामगार हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, ठीक है ना, 10-10, 15-15 हजार आदमी आता है। कई किसान है, संसद घेरो आता है, अपनी बात कहता है, भाषण भी होता है, चला भी जाता है। न गोली चलती, न लाठी चलती, न पत्थर चलता, न कोई पेट्रोल पीता है। ये व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं आपके प्रशासन में मूर्खों का आधिपत्य है, उनको नहीं बदलेंगे आप भी डूबेंगे। नरसी कुछ कहना चाह रहे थे, पर गोपाल जी के बात है। नरसी बताइए। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को जो मंशा है उसको बता देना चाहता हूं कि जब 2003 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, तो इसी सरकार ने युवाओं के अधिकारों का दमन किया और शासन चुनाव बंद कराए। हमने उन सरकार के सामने भी बहुत आंदोलन किए, और जब कांग्रेस की सरकार इस राजस्थान में आई, उसने शासन चुनाव कराए। मैं इस नियम जो ये फैसला आया है, इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, उसको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि इस फैसले के आड़ में वो कहीं ना कहीं हम लाखों युवाओं के जो सपने हैं, अधिकार है, उसको दबाना चाहते हैं और शासन चुनाव को बंद करना चाहता है। ये इस सरकार की मैं जो मंशा है उसको आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। ठीक है नरसिंह भाई, ठीक है। गोपाल के साहब, जो बात हमारे साथी ने पूछी, एनएसयूआई को संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, आप लोग क्या कर रहे थे? ये तो हालांकि जो बात सुमन जी ने कही, ये भी मैं मानता नहीं। जब आप शासन में होते हैं सुमन जी, तो मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। जैसे महिलाएं घर में होती हैं, दूध भी गर्म हो रहा है, सब्जी भी काट रही है, बच्चे को तैयार भी कर रही है, एक साथ बहुत सारे काम करती है ना। राजा की जिम्मेदारी भी वैसी होती है। आज कहीं दंगा हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री ये कहेगा कि नहीं भाई साहब मैं तो उद्घाटन में गया था आज, अब क्या करूं, क्या क्या काम कर लूं? ये तो तर्क नहीं चलेगा ना। गोपाल के साहब, क्या कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती। बात रही आज छात्र चुनावों की, और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने एनएसयूआई के छात्र नेताओं से बुला के चर्चा करती, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है, जो सत्ता में होती है, कानून की व्यवस्था। मैं तो एनएसयूआई की कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा ही नहीं विद्यार्थी परिषद को आप बुलाओ। मैंने कहा एनएसयूआई वालों को घर पे बुलाकर चुपचाप चाय पिला के उनको तो कान में बोल देते भैया हिंसा नहीं करना, ये मैं कह रहा हूं। इसमें कौन सी गलत बात है? हिंसा पर कोई भी छात्र, हिंसा पर कोई भी, दोनों छात्रों के संगठन छात्र जो थे हमारे, कोई भी हिंसा पे उतारू नहीं थे। अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जो आज छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है अमिताभ जी, अगर इसकी निष्पक्ष रूप से न्यायिक जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। और जैसा कि हमारे भाई नरसिंह किराड़ जी ने कहा है कि बिल्कुल इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है पीछे की, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। पहले मर्तबा तो यह है कि ये चुनाव के इच्छुक ही नहीं थे, इन्होंने पहले से ही चुनावों को बंद कर दिया था। ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो मंशा थी, इन्होंने पुनः विश्वविद्यालयों के चुनाव को करवाया। अब खुद चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि इनके चुनाव नहीं हो। ये छात्रों के अधिकारों का दमन करना चाहते हैं। ऐसी क्रूरता जो जिस प्रकार से आज छात्रों और छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसी अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। और जिस तरीके से सुमन जी, रुकिए, आप आज इस बात को आप नहीं रख पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने छात्रों के साथ वो बिल्कुल गलत, सुमन जी बिल्कुल आपने गलत किया है। कमिश्नर ने, आप ये जानते हैं, आप जानते हैं कि गोपाल जी नहीं दोहराएंगे। कमिश्नर ने जो, एक मिनट सुमन जी, पुरानी बात नहीं डालना चाह रहे हो, नहीं गलत है। हम इसमें राजनीति
का वो नहीं डालना चाह रहा, आप दोनों, लेकिन जिस प्रकार से जवाबदेही सरकार से पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है उसमें कहीं ना कहीं सरकार के गोपाल जी अपने अध्ययन में हलफनामा पेश किया है जो छात्रों का परिणाम नहीं गए वो सरकार की मानसिकता है के अनुकूल आए। हम बिल्कुल आपको ये मालूम था, राज का मालूम था कि आपके जो चुनाव लड़ने वाले जो थे उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया होगा, लेकिन एनएसयूआई के छात्रों ने नहीं किया है। चलिए ठीक है, एनएसयूआई बीजेपी विद्यार्थी परिषद किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं गलत, आप आज नहीं कह पाएंगे, आपकी हम समझ रहे हैं, मजबूरी को समझ रहे हैं, आप नहीं जवाब नहीं दे पाएंगे। सुमन शर्मा जी ऐसा नहीं है, इस तरह से हम लोग बिल्कुल ये अमिताभ जी गोपाल जी कोई लगाम आप कर रहे हैं, गोपाल जी लोगों को बात में समझ में नहीं आएंगे, अधिकारों का हनन किया है, दमन किया है, इस बात को स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं, ठीक है, हो गया, कंट्रोल कर लिया। चलो सुमन जी हो गया, सुमन जी हो गया, नहीं है सुमन को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। चाहते थे कि 4 भाई यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं हो रही, छात्रों की बात हो रही। सुमन जी एक मिनट, सुमन जी ठीक है, सुमन जी, सुमन शर्मा जी ऐसा नहीं है, छात्रों का मुद्दा है, हमारा अन्याय आप हुआ है क्यों हमारे साथ। छात्रों के मुद्दे को लेकर आपके भी पदाधिकारी बोल रहे हैं। आशीष आप आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? हमारा वक्त खराब हो रहा है, हमारा वक्त खराब हो रहा है। आशीष आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? सुन लीजिए, आशीष चोपड़ा बातें मत करो। सुमन जी ठीक है, आशीष रणनीति तो ये होगी, मैं तो सुमन जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं चलिए ठीक है, सुमन जी आपके छात्र इकाई है सवाल पूछ रहे हैं। आशीष बोलिए, आप तो किसी के थप्पड़ मार के कह देंगे, सुमन जी किसी का सिर फोड़ के कह देंगे। आशीष बोलिए, ऐसा नहीं है सुमन जी, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप निकाय चुनाव में व्यस्त थे, चलो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ 23 अगस्त को हमारे छात्र संघ चुनाव हुए, आप 3 महीने कहाँ सो रहे थे? तब उग्र हुई हूँ। आप 3 महीने सुमन जी आशीष के सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, गोपाल जी सही तरीके से, गोपाल जी शांत, सुमन जी शांत, आशीष कुछ पूछ रहे हैं, सुमन जी आपसे उसका उत्तर दीजिए। आशीष बोलिए, आशीष बोलो। सुमन जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि हम निकाय चुनाव में व्यस्त थे, आपने महापौर बनाया, उप महापौर बनाया, बहुत अच्छी बात है, इस देश के, इस जयपुर के लिए काम आएंगे, पूरे राजस्थान के लिए काम आएंगे, बहुत बड़ी जीत दर्ज करी आप लोगों ने। लेकिन जब हमारे छात्र संघ चुनाव 23 अगस्त को हुए, उसके और 3 महीने बाद में जो हाईकोर्ट डिसीजन देता है खुद का, तब आप कहाँ थे? इतने उदासीन क्यों थे आपने एक बार भी चर्चा क्यों नहीं करवाई? अगर आप लोगों को किसी को चुनाव नहीं करवाने थे या रद्द करवाने थे, जो भी बात है, या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छा नहीं था, वो आप लोगों की बात है। हमको तो आपने अगर ऐसा था कि हाँ पुलिस प्रशासन थोड़ा आशीष आपका सवाल नहीं, क्या पूछना चाहते हो? नहीं, आप छात्र चुनाव नहीं करवाते, आप छात्र संघ चुनाव नहीं कराते, आप 3 महीने कहाँ थे? एक बार हम ठीक है, मैं समझ गया। माँ बाप ये सोचते हैं हमारा बेटा विश्वविद्यालय में जा रहा है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आपकी बात आ गई। अच्छा, आशीष चोपड़ा आपकी बात आ गई। सुमन शर्मा जी, आशीष चोपड़ा का सवाल है, 3 महीने भारतीय जनता पार्टी कहाँ रही? देखिए, मैं आशीष को पहले स्पष्ट करना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि छात्रों के हितों का अनदेखी किया जाए। चुनाव क्यों बंद करवाएगी? कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में नहीं थी, इसलिए चुनाव होने दी। और जहां तक आप लोग को ये बात स्पष्ट कर दूं कि छात्र संघ जैसे विद्यार्थी परिषद है, बात नहीं हुई, इस चैनल पे मैं ये बात नहीं रख सकती हूँ। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई। तीसरी बात आपको बताना चाहूंगी मैं कि जब ये छात्र संघ के चुनाव हुए, उसके बाद जो सिचुएशन बने, लिंग दो कमेटी, ये सारी चीजें आप लोग छात्र आंदोलन करते हो, आप लोग को मालूम तो होना चाहिए ना। जो बातें उस समय चुनाव के दरमियान आती रही, अगर हम लोग इंटरफेरेंस करें तो कहें कि सरकार इंटरफेरेंस करती है। तो सारी बातें उसके कोर्ट में जब मामला चला गया तो सरकार की क्या भूमिका रहती है? कोर्ट के मामले में सरकार दखल लेगी क्या? आप समझ नहीं रहे छात्रों। सुमन शर्मा जी, ये गुलाबचंद कटारिया के इंटरवेंशन नहीं पूछ रहे, सुमन शर्मा आ सकती थी, वो सरकार नहीं है, पार्टी और सरकार। शर्मा जहाँ गई थी इनको मालूम है, सुमन शर्मा ने कहाँ बात की इनको पता होगा। तब ठीक है, की बात फिर ये घरेलू मसला हटा उसको। नरसिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो नरसिंह। अमिताभ जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बहुत गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल संक्षिप्त रखना, सड़क पे सवाल संक्षिप्त रखना, फोकस रखना, फोकस में रखना चाहता हूँ कि हमें पता है कि सड़क पे चलने से मौत हो सकती है, तो क्या हम सड़क पे चलना छोड़ देंगे? इन्होंने नियम बनाया कि लिंग दो कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से चुनाव होंगे, तो ये किसका नैतिक कर्तव्य था कि उसके हिसाब से चुनाव कराएं? इसमें अहित जो हुआ है वो हम छात्रों का हुआ है। चुनाव हुए, परिणाम नहीं आ रहा है। मैं दिल्ली की आपको विश्वविद्यालय की घटना याद दिलाता हूं। जिन छात्रों ने लिंग दो की अवहेलना की, उनके पर्चे निरस्त किए गए। अगर कोई छात्र
अवहेलना करता लिंगों की, तो उसके पर्चे निरस्त ठीक है, सुमन शर्मा जी, कराने के बाद दीजिएगा। सुमन जी जो बात नरसिंह होने के बाद आपके सवाल बात है। सुमन शर्मा जी जो बात उन्होंने कही वाजिब सवाल उठाया है। देखिए, सरकार अपनी भूमिका में थी, छात्रों के हितों के साथ अनदेखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस समय सरकार को जो करना था किया। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया वाइस चांसलर के माध्यम से, और ये लोग कमिश्नर की बात कर रहे थे, कमिश्नर का तो कोई लेना देना नहीं है, कमिश्नर तो बाद में सीन में आए हैं। पहले तो कुलपति महोदय ने रिपोर्ट भेजी है कि ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग ये हैं, ये लोग वो हैं। इसमें अब ये पूरी स्टोरी को या तो ये बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पत्र नहीं दिया, इस बात की बात कर रहे हैं आप, छात्रों को उंगली उठा रहे हैं। गोपाल जी सुमन जी हमारा वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल पल्ला आपकी बात आ गई गोपाल जी, किसी तरीके से ऐसा नहीं हो। सुमन जी आगे, गोपाल जी बिल्कुल गोपाल के साथ आगे बात की घटना नहीं है, गोपाल के साथ अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, आगे आपकी बात, आगे आप एक ही बात। सुमन शर्मा जी प्लीज आपकी बात आगे मित्र। देखिए, लिंगदो कमेटी का मसला केवल राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान भर में ये व्यवस्था लागू है। हिंदुस्तान भर के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस में चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो पाए भाई? जिम्मेदारी किसकी है? नरसी की है या आशीष की है? जो कराने वाले हैं, कौन लोग कराते हैं चुनाव? दो लोग चुनाव कराते हैं सुमन जी, जो मेरी छोटी बुद्धि समझती है। ए सुमन जी, एक मिनट मित्र, दो लोग चुनाव कराते हैं। इंटरनल चुनाव देखता है कॉलेज का प्रिंसिपल जिम्मेदार या यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर, और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के लिए जिम्मेदार होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सुमन जी मेरी बात सुनेंगी नहीं तो समझ नहीं आएगी फिर तो भाई। बाहरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, आंतरिक जिम्मेदारी प्रिंसिपल या वीसी की होती है। इसलिए यह मत कहिए कमिश्नर क्या करे, कमिश्नर पूरी जिम्मेदारी होती है उसकी। अगर शहर में पोस्टरबाजी हो रही है और लिंगदो कमेटी उसका निषेध करती है, जिम्मेदारी कौन होगा? जिम्मेदारी तो प्रशासन को उठानी पड़ेगी ना। अगर सवाल होता है कि मिस्टर एक्स क्रिमिनल है, कौन वेरिफिकेशन करेगा? मास्टर के पास थोड़ी ना LIU है, प्रशासन ही करेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगा कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है। पूरी जिम्मेदारी थी आपके प्रशासन की। और जब मैं कहता हूं प्रशासन की जिम्मेदारी, तो वो जिम्मेदारी, आप तो समझदार हो, स्वतः सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वो आपके नुमाइंदे हैं, आपके कारिंदे हैं, वो हुकूमत राजस्थान के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर जितने भी होते हो आपके। ठीक है ना? अगर उनकी गलतियां हैं तो ये गलतियां भी आपके सिर आएंगी। तहसीलदार की गलती मुख्यमंत्री के सिर तक जाती है, ये बात तो पता है ना आपको। बाबू की गलती प्रधानमंत्री को कलंकित करती है। यही तो सरकार चलाने का सिस्टम है। सिपाही गृह मंत्री की पावर्स को अपने बीट में वो होल्ड करता है, सरकार की पावर को रखता है ना। गांव में सिपाही सरकार की शक्ति का प्रतीक होता है ना। तो सिपाही गलत करता है तो कलंकित सरकार तक होती है। ये एक तो पहलू ये, वो शासन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैंने चुनाव के समय भी ऐसी बहसें की थी, तब भी मैंने कहा था कैसा चुनाव करा रहे हो, मारे जा रहे हैं बच्चे चुनाव से पहले। ऐसी चुनाव तो मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष और विधानसभा और लोकसभा में नहीं देखे। कैसी हिंसा है, ये कोई तरीका है? किडनैपिंग हुई थी ना, मेरे बच्चों के चुनाव में किडनैपिंग पहली बार राजस्थान में सुना। यूपी बिहार में मैंने नहीं देखा कि किडनैपिंग हो जाए। कैसा मजाक है? कौन जिम्मेदार है? वाइस चांसलर हो, प्रिंसिपल हो, चिट्ठी भेजता है प्रशासन को कि इस डेट से इस डेट चुनाव कराना चाहते हैं। कई बार मैंने ऐसे भी मौके देखे जहां प्रशासन वाइस चांसलर को लिख के देता है कि तारीख थोड़ी आगे पीछे कर लो, दशहरा पड़ रहा है, मुहर्रम पड़ रही है, मुख्यमंत्री की विजिट है, फोर्स नहीं मिल पाएगी। ये किस लिए होता है? अगर शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं तो इसका क्या मतलब? ये वाइस चांसलर का घर के लड़के का मुंडन नहीं होता है ना कि वाइस चांसलर जिम्मेदार है अकेले। वाइस चांसलर क्या बंदूक लेके खड़ा होगा क्या?
वाइस चांसलर क्या कर लेगा? वाइस चांसलर भी फोर्स आपसे मांगेगा। वाइस चांसलर क्या कर सकता है आप बताइए? 4 लड़के हाथी लेके उसको ढूंढने लगे वाइस चांसलर को, तो वो किसको पुकारेगा? प्रशासन को फोन करेगा ना, कोई मेरी रक्षा करो। लिंक दो कमेटी यूनिवर्सिटी के भीतर लागू हो, वीसी की जिम्मेदारी, यूनिवर्सिटी के बाहर लागू हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी। इस बात को समझना होगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, राजस्थान में जो आज जयपुर में हुआ, उसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम। नासमझ प्रशासन ने बच्चों के साथ जुल्म किया। इनका आक्रोश भी जायज था, इनका आक्रोश निकल भी जाता। अरे कोई ऐसे प्रदर्शन पहली बार हो रहे हैं क्या भारत में? राजस्थान में सामान्य प्रक्रिया के प्रदर्शन थे, हो जाते, थोड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता, बच्चों का भी उत्साह रह जाता, गिरफ्तारी होती, 1 घंटे बाद निजी मुचलके पर रिहाई हो जाती। आप लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कितनी बार गिरफ्तारी दी होगी, क्या दिक्कत थी? लेकिन नासमझ प्रशासन ने, इसीलिए इस शो का मैंने नाम दिया नासमझी से हुआ बवाल, इसीलिए इसको टैगलाइन दी। ये नासमझ प्रशासन की करतूत है जिसने राजस्थान को कलंकित कर दिया। ये राजस्थान का भविष्य ये लाठी गोली खाने के लिए नहीं। और मुझे खेद है सुमन जी, एक ही दिन में आपने छात्र की पीठ पर भी लाठी मारी और गुरु की पीठ पर भी लाठी मारी। कारण कोई हो, एक ही दिन दोनों पीठें नीली हो गई, पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाला भी। ये स्वीकार नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही। सुमन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। गोपाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरसिंह किराड़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष चोपड़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।